क्योंकि पाठक इसी मूड में पढ़ता है कि अंत में कुछ सेटिंग ठीक हो जाएगी, ठीक होना बंद हो गया। यथार्थवाद एक ये भी बात कहता है कि जब जीवन में ठीक नहीं हो रहा तो कहानी में तो ठीक हो रहा है सब कुछ। हिंदी की 100 में से 99 फिल्मों के अंत में चीजें ठीक हो जाती है, और 100 में से 80 के अंत में विवाह का मंडप होता है। सारी चुनौतियों के बाद लैला और मजनू अंततः विवाह के मंडप में बैठे हैं, शहनाई बज रही है, मालाओं का अर्पण प्रत्यर्पण हो रहा है, और फिर द एंड। जैनेंद्र कुमार ने कहा कि कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है, क्योंकि अब तक ये एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे, अब एक दूसरे से लड़ेंगे। तो कहानी तो यहां से शुरू हो रही है और इसलिए कहानी का पूरे विषय वस्तु चेंज हो गई कि अब घरों के अंदर कलह कैसे है, तलाक कैसे हो रहे हैं, विवाहित संबंध कैसे हो रहे हैं, अब कहानियां उन पर लिखी जाएंगी। और वो कहानियां जो आप अगली पुस्तक पढ़ेंगे उसमें वो सारी कहानियां आपके सामने आने वाली हैं उस तरह की। तो कौन सी चीजें कहानी को कहानी बनाती हैं? उनमें से पहली चीज का नाम है उद्देश्य। उद्देश्य। दूसरी चीज को बोलते हैं कथानक और कथा वस्तु। आज हम कुछ टूल्स डिस्कस करेंगे जिसके आधार पर आप किसी भी कहानी या किसी भी फिल्म के बारे में सोच के देखिएगा कि आप पॉइंट्स बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर तो यहां मिल जाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि कोई कहीं से प्रश्न आ जाए, उसका उत्तर डेवलप कर सके, अपने आप उत्तर तैयार कर सके। एक होता है पात्र या चरित्र, एक है वातावरण, एक है भाषा शैली, और अंतिम है संवाद या कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन कह लीजिए या उसी को संवाद कह सकते हैं। तो कुल 6 तत्व हैं। जब भी पूछें कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी की व्याख्या करें, एकदम सीधा लिखिए कहानी के 6 तत्व हैं, और एक एक के बेस पे 2-2, 3-3 लाइन लिख के पूरा कर दीजिए। लेकिन हमें समझना यह है कि किसी तत्व के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा कैसे करते हैं। और मजे की बात है, उपन्यास के भी यही 6 तत्व हैं। नाटक के 7 तत्व हैं, जिन 7 में से 6 यही हैं, केवल एक और जुड़ जाएगा बाद में। इसलिए अगर इसका कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आप आगे लगातार खेल सकेंगे अच्छे तरीके से, तो समझ के आगे बढ़ेंगे। देखिए, उद्देश्य का मतलब यह है कि लेखक किस उद्देश्य से लिखता है। क्या उद्देश्य हो सकता है? एक तो जो हैं हल्के टाइप के लेखक, वो तो कहेंगे मैं ऐसी कहानी लिखूंगी, पैसा कमा लूं, प्रसिद्धि कमा लूं, वो सब तो अलग चीजें हैं। लेकिन लेखक का रचना के माध्यम से पाठक को क्या कहने का उद्देश्य है, सवाल यह है। आमतौर पर लेखक की कोई ना कोई विचारधारा होती है, कोई ना कोई दर्शन होता है, और लेखक चाहता है कि वो अपनी विचारधारा को, अपने दर्शन को स्थापित कर दे। ये बात तो आप भी समझ सकते हैं। जैसे अगर आपने बूढ़ी काकी पढ़ी, कहानी पढ़ी है ना, ऐसे बोल रहे हैं, पढ़ी है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बूढ़ी काकी के माध्यम से प्रेमचंद किस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उससे पैसा तो कमा नहीं लेंगे, प्रसिद्धि मिलेगी तो मिलेगी, तो वो तो ठीक है, उन सबको साइड में रख दीजिए। उसके माध्यम से पाठक की चेतना में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, कि साहित्य का लक्षण क्या है। एक वाक्य पे गौर कीजिए। अच्छा साहित्य वो है जिसे पढ़ने के बाद पाठक ठीक वह ना रहे जो उसे पढ़ने से पहले था। ये बात समझ में आ रही है? उसकी चेतना में कुछ ना कुछ गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। पहले वो जिस स्तर का व्यक्ति था, उसका स्तर उससे कुछ ना कुछ बेहतर हो जाना चाहिए, बेशक दशमलव में ही हो, 1% ही हो, लेकिन उस कहानी को पढ़ने से पहले वो जैसा व्यक्ति था, उस कहानी को पढ़ने के बाद ठीक वैसा ना रहे, बस। और मेरा ख्याल है कि बूढ़ी काकी पढ़ने के बाद आपका व्यवहार अपने दादा या दादी के प्रति पहले जितना भी अच्छा होगा, उससे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ये गली मोहल्ले में किसी बूढ़े व्यक्ति को जो आपके परिवार का नहीं है, लेकिन आप उसको देखेंगे परेशान, तो आप शायद उसके लिए कुछ ना कुछ कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो कम से कम मन में भाव ले आएंगे कि काश मैं इसके लिए कुछ कर दूं। तो इसका मतलब है कि आप जो इंसान थे उस कहानी को पढ़ने से पहले, उसके बाद उससे कुछ बेहतर इंसान हो गए होंगे। ठीक है, ये साहित्य का उद्देश्य है। सरहित वाला जो भाव है ना, वो यही भाव है, समाज का व्यापक हित उसमें छिपा हुआ होना चाहिए। तो आमतौर पर हर लेखक अपनी विचारधारा स्थापित करना चाहता है, ये उसका सामान्य उद्देश्य है। ठीक है, कोई लेखक शाकाहार का समर्थन करेगा तो ऐसा लिखेगा कि पशु पक्षियों की ऐसी ऐसी हत्या होती है, ये होता है, वो होता है, तो आपका मन विचलित होने लगेगा। कोई मांसाहार का समर्थक है तो वो उस बात को इतना सिंप्लीफाई तरीके से लिखेगा कि आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि लेखक का जो माइंड सेट है वो उसको किसी तरह से पाठक के दिमाग के अंदर भेजना है। लेकिन कसौटी क्या है? अगर आपने एथिक्स पढ़ा हो तो उसमें एक टॉपिक आता है एटीट्यूड। नहीं पढ़ा है तो आगे चल के पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, एटीट्यूड के लिए हिंदी शब्द है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब है कि दुनिया में किसी भी चीज के प्रति अगर आप समर्थन या विरोध की मनस्थिति में हैं, तो वो आपका एटीट्यूड है। किसी के बारे में भी अच्छा या बुरा सोचते हैं, या अच्छा प्लस बुरा भी अगर चलेगा तो वो भी चलेगा, सोचते हैं, तो आपका एक एटीट्यूड है उसके बारे में। एटीट्यूड का मतलब वो नहीं होता जो आप लोगों की भाषा में होता है, मैंने फोन नंबर मांगा, बोली ओ। एटीट्यूड है, देखो पता नहीं कि राजकुमार है छपरा के, मजाक समझती है। तो आप लोगों की भाषा में एटीट्यूड का ये मतलब होता है, बहुत एटीट्यूड है, दिखाएंगे तुमको हम, बहुत एटीट्यूड है, तो वो वाला नहीं। साइकोलॉजी में एटीट्यूड का मतलब है किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विचार के प्रति अच्छा या बुरा, समर्थन या विरोध, सकारात्मक या नकारात्मक भाव मन में होना। जैसे आप में से कुछ लोग कहेंगे मैथ्स पढ़ो, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, बाकी कुछ पढ़ा लो, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, तो नेगेटिव एटीट्यूड मैथ्स को लेकर आपके मन में है।
अलग अलग विषयों को लेकर हो सकता है, किसी को पॉजिटिव, किसी को लेकर नेगेटिव हो सकता है। कुछ लोगों को किसी धर्म के लोगों से होता है यार सब चलेंगे, मुसलमान नहीं चलेगा, कहीं शादी कर लेना, बेशक मंगल ग्रह के प्राणी से कर लेना, मुसलमान से मत करना। और मुसलमान को वो घर में क्या चल रहा है, देख भाई किसी मुसलमान से कर लो, ईसाई से कर लो, यहूदी से कर लो, मैं झेल लूंगा, हिंदू से मत करना, ये घर में आएगा 4 ठो मूर्ति लेके आ जाएगा साथ में, मैं झेल नहीं पाऊंगा, अगली बकरीद पर फिर तुम्हारा ही काम निपटाऊंगा, ध्यान रखना। अगर ऐसा किया तो बेटा ध्यान रखना। ये एटीट्यूड्स हैं, एक दूसरे समाज को लेकर बहुत नेगेटिव एटीट्यूड्स बने हुए हैं, ठीक है। अब समझदारी की बात है कि जब आप किसी का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, और ये खेल हमेशा चलता रहता है, हर पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए था, और बचपन से लगता है, और जिस दिन पड़ोस वाले बच्चे को देख लेते हैं उस दिन और लगता है कि ये तो इतना योग्य है, इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है हर चीज में। एक ये कद्दू हमारा देखो कुछ करता ही नहीं, इसको इंग्लिश भी नहीं आती, पोएम भी नहीं आती, इसको तो ना ठीक से खेलता है ना कुछ करता है। ये फीलिंग सबको है। मजे की बात है कि जिस बच्चे को देखकर इन पेरेंट्स को फीलिंग हो रही है ना, उसके पेरेंट्स को इसको देख के हो रही है वही फीलिंग। सब चाहते हैं कि बच्चे को समझाएं, देखो बेटा सीरियस हो जाओ, बाद में देर हो जाएगी, जबकि उन्होंने खुद देर की थी अपने जमाने में, अपने जमाने में बहुत देर की थी, लेकिन उनको भी लग रहा है कि जो गलती मुझसे हुई मेरे बच्चे से तो ना हो, वो भी क्या करे बेचारा। देखो बेटा बात को समझो, और बच्चा कैसे जैसी बात बोलता है, देखो बेटा, बच्चा यूं, बच्चे का ये भाव रहता है कि फिर ये उपदेश देना शुरू कर देगा,